हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष और वेलकम टू मोमेंटम पॉडकास्ट। दिस इज़ द 7th एपिसोड और आज मेरे साथ है आकाश त्यागी सर। सर मेरे एक्चुअली टीचर रह चुके हैं एक टाइम पे। और सर के क्वालिफिकेशंस बताना स्टार्ट करता हूँ, फिर तुम हिलना स्टार्ट करो धीरे धीरे, है ना। तो गेट 2014 ऑल इंडिया रैंक 18, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2014 ऑल इंडिया रैंक 33, एफ कैट का रिटर्न भी सर ने निकाला है ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ। उसके बाद आई बैंगलोर से एमटेक किया इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, स्पेशलाइजेशन इनका हीट ट्रांसफ़र था। और उसके बाद यूपीएससी में जॉब भी किया है इन्होंने। इंजीनियरिंग सर्विसेज जो क्रैक किया था, ये उस ज़माने के हैं जब इंजीनियरिंग सर्विसेज 3 दिनों में होता था और उसका रिज़ल्ट आने में 2 साल लग जाता था। तो जब तक सर का मतलब जॉइनिंग होने में, तो जब तक सर का जॉइनिंग हुआ तब तक सर का एमटेक भी हो गया। और उसके बाद इन्होंने थोड़ा वहाँ पे जॉब किया। और उसके बाद सर का भारी टीचिंग में एक्सपीरियंस है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा सर के बैकग्राउंड के बारे में बता देते हैं। कल मुझे पूछना पड़ा था लेकिन आज मुझे सब कुछ पता है। तो सर का थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड है। सर के फादर एयरफोर्स में। उसके बाद थोड़ा इनका गिटार बजाने में एक्सपीरियंस था, इंटरेस्ट था। उसके बाद 4th ईयर तक आते आते इन्हें समझ में आया कि नहीं, एग्ज़ाम क्रैक करना है। सबसे मज़े की बात है कि फाइनल ईयर में ही इन्होंने गेट क्रैक किया, वो भी ऐसा ज़बरदस्त रैंक के साथ, है ना सर। हाँ मतलब ये एक टाइम था, वो भी एक हाँ टाइम था। हाँ हाँ हाँ, वो बात अलग है कि मतलब उस टाइम पे निकलता था, फिर भी अभी भी निकलता है। अभी कुछ ज़्यादा ही अलग ही लेवल का कुछ करना पड़ता है। वैसे 2017 मुझे लगता है जिस साल मेरा सीरियस प्रिपरेशन था, उस साल किसी का रैंक 1 जो था वो फाइनल ईयर में ही था। और हम लोग कोचिंग करने के बाद भी पानी भरते रह गए। हाँ मतलब आता है, मतलब ये वही मोमेंटम की हाँ, बात है, जो तेरा शो है वही सेम मोमेंटम की बात है। अगर अच्छा सही मोमेंटम अच्छा। बैठ गया तो फिर तो हो जाता है, क्लियर निकल ही जाता है फिर लोगों का। क्या बात है सर, आपने तो प्रमोशन भी कर दिया। तो पूरा एंड तक देखना। हाँ सर, कुछ कुछ चीज़ है जो मेरा क्लियर कर दीजिए। जैसे कि आप किस टाइप के स्टूडेंट थे। जैसे आपसे बात किया तो आपने बोला कि गिटार बजाने में काफ़ी इंटरेस्ट था, काफ़ी मस्ती टाइप के थे, लेकिन एकेडमिक्स वाइज आपका 11 12 10th ये सब कैसा परसेंटेज रहा था आपका। 10th का परसेंटेज तो पूछे, मतलब ऐसा नहीं कि बुरा था, पर ये था कि जैसे हाँ हाँ अपना एक समाज होता है ना, छोटा सा समाज होता है, दोस्त होते हैं उसमें, यार दोस्त होते हैं। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। उनके हिसाब में तो बहुत कम था, मतलब ओके 79.6 थे 10th में। तो ओके ओके। काफी लो कह सकते हैं उसे, मतलब उस समय के ये मान लो कि सबके आसपास सीबीएसई सबके बोर्ड। 85-90 तो आ ही रहे थे। कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड था ओके ओके, हाँ उसके लिए कमी है वो, उसके। मतलब जिन्हें पता नहीं हो उस टाइम पे फेंकाता था नंबर, बहुत बिकता था, आराम से मिलता था लोगों को, है ना। और आज सीबीएसई का रिजल्ट हम्म। भी आया, लोगे तो 100% आए हैं। हाँ। तो अच्छा। उस फिर तो उन्होंने बोला छोड़ो यार, ये बोर्ड करते ही नहीं है, हटा ही दिया उन्होंने। हाँ, उसके बाद ये था कि फिर 12th, जैसे 10th हुआ, हाँ 10th के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये किया कि 10th के बाद सोचा कि चलो अब क्या करें। तो हाँ हाँ हाँ। वही अपना क्रिकेट का मैंने बताया था, क्रिकेट का चल रहा था, तो आई वाज लाइक रीजनल हाँ, प्लेयर, फिर नेशनल खेला, फिर एचजीएफआई खेला, स्पोर्ट्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया अच्छा से। अच्छा अच्छा। हाँ और फिर ऐसा हुआ था कि 12th में थोड़ा सा सब कुछ छोड़ छाड़ के सोचा कि चलो थोड़ी पढ़ाई करी जाए अच्छे से। एंड अच्छा, उस टाइम स्कोर अच्छा आ गया था, 12th में 92% आ गए थे, तो वो काफ़ी अच्छा था। बस थोड़ा पढ़ के सर। चलिए फिर भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आपका कॉलेज हुआ। उ- कॉलेज उसके फिर बाद कॉलेज में आप। कॉलेज में भी जो स्टोरी मैंने बताई थी वही था हम्म, कि कॉलेज का एक टाइम था जब ऐसा लगता था ना कि रॉक स्टार ही बनना है। और वही हाँ 11 से गिटार सीखना स्टार्ट किया था। तो हाँ 11 हाँ 12 तो एक पूरा लर्निंग फेज में निकल गया, फिर स्टेज शो हाँ स्टार्ट कर हाँ दिए थे। और हाँ हाँ उसके हाँ। बाद वो कॉलेज टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा शोज करे थे, और मैंने बताया था कि मैं बेस गिटार बजाता था। तो बेस हाँ गिटार हाँ इज हाँ लाइक कि थोड़े से कम, उस समय तो बहुत ही कम लोग होते थे कि बेस गिटार बजाने वाले। हाँ तो हाँ। वो एक अच्छा था कि बहुत सारे बैंड में बहुत सारे मौके मिल गए थे जहाँ पर मैंने थोड़ा हम्म। शोज करे, मतलब अलग अलग दिल्ली के तो ऑलमोस्ट सारे कैफे, जैसे कैफे मॉरिसन हो गया, अलग अलग कैफे में जा अच्छा। जाके वो जो हाँ ये हाँ हाँ। फ्राइडे नाइट और ये सैटरडे नाइट होती थी, उसमें खूब काफ़ी पॉपुलर हो गए होंगे सर तो आप फिर। जब आपसे पढ़ता था तो मुझे लगा नहीं था कि आप इतने पॉपुलर स्टूडेंट हुआ कि करते होंगे मतलब। हाँ मतलब शोज पर का कोई तो एक बात। ऐसा था, स्टेज से वो थोड़ा वो हो गया था ना कि हम्म चलो स्टेज का तो काम हम्म। करना ही करना है, मजा आने लग हाँ गया था हाँ मतलब। हाँ तो यही मेरी भी हाँ खुद की सजेशन रहती है, जो मन करता है वो करना चाहिए, मतलब सभी को करना चाहिए, जो हाँ हाँ अच्छा लगे वो एक बार जरूर ट्राई कर लेना चाहिए, ताकि आगे जाके रिग्रेट ना रहे कि यार ये नहीं करा था। हाँ। तो सर आपके दिमाग में फिर कब आया कि गेट भी दे देते हैं उस टाइप का। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी ना, एक बार फोन पे बात करी थी, तो मैंने हाँ क्या बताया था कि हाँ वही था कि हाँ। फाइनल ईयर में ही जाके पता चला कि इंजीनियरिंग सर्विस करके एक एग्जाम है यूपीएससी का, जो दे सकते हैं, मतलब इंजीनियर ओके। लोग देंगे और उससे बहुत बेनिफिट होगा। हाँ ऐसे हाँ हाँ। बताया गया, सबने बताया कि अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती है, और
लाइक गेट की भी बहुत सारे ऑप्शंस बताए गए थे, पर गेट से मुझे बस एक ही फोकस था, वो था कि एक अच्छी एजुकेशन ले लेना, एमटेक कर लेना। तो इसमें भी कंट्रोवर्सी रहती है, जबकि टॉप रैंक आती है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि एमटेक भी चूज कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग तो पीएसयू ही चले जाते हैं। पर ऐसा जैसे मैं यही बता रहा था ना, जब मेरा बैच जो आईएससी का था उसमें थे टॉपर्स, मतलब टॉप 25 के अंदर ही थे सारे के सारे, क्योंकि उस समय सीट भी 11 ही सीट थी। तो मेरे ख्याल से उनमें से कोई भी नहीं गया था, कोई भी किसी ने भी ऑप्ट नहीं किया था पीएसयू, सब मोस्टली एमटेक के हिसाब से ही आए थे, और सबका प्लान ये था कि फर्दर स्टडी करनी है, मतलब पीएचडी करनी है आगे जाके, या उसके आगे भी कुछ और स्टडी करनी है। 2014 भी टाइम कुछ ऐसा था कि चीज़ें बदल रही थी, मतलब 2011-12 तक तो मैक्सिमम लोग गेट के थ्रू एमटेक ही जाते थे, फिर पीएसयूज एक्चुअली उसी टाइम पे इंक्लूड होना स्टार्ट हुआ। 2011 से स्टार्ट हो गया था पीएसयू का ऐड होना, वहां से एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। और 14 तक ये था कि क्रेज था, मतलब पीएसयू जाना ही मेन चीज हो गई थी। मतलब लाइक एनटीपीसी, अगर देखो पता हो तो एनटीपीसी टॉप 100 के सारे बच्चे ही एनटीपीसी के लिए जाते थे, या ओएनजीसी नहीं आया था ओएनजीसी उस साल अलग एग्जाम हुआ था 14 हाँ, 14 में कांड भी हो गया था 14 में बड़ी अच्छी स्टोरी है ओएनजीसी की। ओएनजीसी का एग्जाम उस दिन था जिस दिन इंजीनियरिंग सर्विस का मेंस था। तो इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम भी था, ओएनजीसी का भी था। ओएनजीसी की सीटें बहुत ज्यादा आई थी, तो काफी एक मेरा दोस्त भी था कानपुर का, एक मेरा दोस्त था, बड़ा अच्छा दोस्त था। उसने क्या किया था, इंजीनियरिंग सर्विस नहीं दिया, बोला हमसे नहीं होगा इंजीनियरिंग सर्विस, वो छोड़ते हैं, हम जा रहे हैं उधर ओएनजीसी दे रहे हैं, ओएनजीसी पक्का निकलेगा। लेकिन उस साल पेपर लीक हो गया पेपर कैंसिल, और ओएनजीसी का पेपर कैंसिल हो गया। तो काफी लोग के साथ ये प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, मेरे को मतलब बहुत लोग अभी यहाँ पे फाइनल ईयर्स में भी होंगे जो मतलब या फिर सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट होंगे, वो एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली टाइम बहुत बदल गया है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं है कि आपके लिए आराम से निकल गया होगा फाइनली में, मेहनत उसमें भी आपको काफ़ी करना पड़ा होगा। 14 तक अच्छा खासा कंपटीशन बढ़ गया था, 14, 15, 16 यहीं पे सबसे ज़्यादा भीड़ बढ़ना स्टार्ट हुआ था। टाइम था, मतलब अच्छे एप्लीकेंट थे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट तब से मतलब सैचुरेट ही है, उसके बाद ज़्यादा नहीं बढ़े, मतलब ऑलमोस्ट उतने ही है, घट रहे हैं, बल्कि अब घटना स्टार्ट हो गए हैं थोड़ा सा घटा, क्योंकि वही एक अगेन एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, नई चीज आ रही है, बच्चे थोड़ा काफी सैचुरेशन हो रहा है वही। हाँ, ये भी कह सकते हैं। ओके, सिर्फ गेट ने इन जनरल, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि फिर से माहौल वैसा ही बन रहा है कि बहुत सारे पीएसयूज अपना अपना एग्जाम कर रहे हैं, फिर से पता चला 10 एग्जाम हो गया साल भर में। तो आप ऐसे अंडर ग्रेजुएट्स को क्या बोलेंगे जो मतलब विदाउट कोचिंग या फिर विद अंडर ग्रेजुएट विद कॉलेज अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? मतलब आज के टाइम की अगर मैं हिसाब से देखूं तो थर्ड ईयर एक ऐसा टाइम है जहां से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मतलब अगर मैं अच्छी एडवाइस दूं तो ये थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दो तैयारी का। मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम से गेट के ही प्रीवियस ईयर लगाने लग जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करने स्टार्ट कर दो। लाइक सॉम हो गया अपना, जैसे मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, सॉम हो गया या फ्लूइड हो गया, ये सब सब्जेक्ट तो स्टार्ट कर देने चाहिए। बेसिक सब्जेक्ट, उसमें ग्रिप इतनी होनी चाहिए कि आप बुक से भी पढ़ रहे हो। बिकॉज एक फैक्टर होता है कि बुक नहीं पढ़ते कई लोग, तो वहां ना उनके थोड़े फंडामेंटल एक स्पेसिफिक फील्ड में सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन आया तो वहां वो गड़बड़ कर जाते हैं। तो मेरे को सही रेफरेंस यही था कि मेरे को भी एक शौक हो गया था। मतलब मुझे बुक पढ़ने का ना पहले से ही शौक था। जैसे मैं अपनी चीजें बताता था, जैसे कोई सब्जेक्ट में पढ़ाता था तो उसमें मैं पहले उसकी थोड़ी हिस्ट्री बता देता कि यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, अच्छा यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है। तो मतलब प्रैक्टिकल चीज के साथ साथ थोड़ी सी उसकी पीछे की हिस्ट्री पता चल जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब खुद से भी पढ़ने में मजा आता है। हाँ, लेकिन सर जैसे कंपटीशन अभी ऐसा पहुंच गया कि अगर कोई 7 सेमेस्टर में बैठा हुआ है, अब वो बोलेगा कि मुझे 7 महीने बाद एग्जाम निकालना है, तो वो बुक पढ़ ही नहीं पाएगा, उसके पास उतना टाइम नहीं बच उसके लिए उसका बुक पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब ये तरीका होना चाहिए कि रेफर करना चाहिए। बिल्कुल वो पढ़े जो नोट्स में उसको मिल गया है, तो जो मिल गया वो तो पक्की बात है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, उससे रियलाइज हो गया कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। जो वो लैग कर रहा है अगर वो वही चीज पढ़े ना बुक में जाके, तो उसका टाइम तो बचेगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। मतलब मेरे को आज भी ये लगता है कि बुक का आप छोड़ नहीं सकते। जैसे मेरे एक फ्रेंड जैसे अमित गुलिया, आपको पता होगा ना? हाँ, तो रैंक 1, हाँ, वो मेरे आईएससी में सीनियर थे। 2013 में उनकी अच्छी रैंक थी, 7th रैंक थी, लेकिन 18 में फिर से फर्स्ट रैंक आ गई। बिकॉज फंडामेंटल उनके इतने क्लियर हो चुके थे ऑलरेडी, तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी। एक स्पेसिफिक मेहनत करके बड़े अच्छी रैंक्स लिए निकाले थे, बिकॉज बुक अच्छे से पढ़ी है उन्होंने। मतलब जैसे हमारे मैकेनिकल में एक बुक होती है पी के नाम, वो उन्होंने खत्म कर रखी है। बाइबल है वो तो, वो बाइबल है वो तो, कई बार कर रखी है उन्होंने खत्म। सर थोड़ा आईएससी के बारे में बताइए, क्योंकि इसके बाद आपने आईएससी किया, तो जैसे कुछ लोग हैं, बहुत कम है वो संख्या, मैक्सिमम लोग तो सोचते हैं जॉब ले ले, लेकिन ऐसा है, और मैं भी उनमें से एक था कि पीएसयू नहीं चाहिए, या तो रिसर्च ओरिएंटेड जॉब चाहिए या फिर अच्छा एमटेक चाहिए।
तो उन लोगों को आप IISc में किस तरह का पढ़ाई होता है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मतलब IISc का मैं फर्स्ट डे टाइप डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जब हम फर्स्ट डे गए थे तो हम लोग जो मिले थे लोग बड़े अच्छे, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे सबसे अच्छे मोमेंट्स में से एक था वो IISc का पार्ट। वहाँ की पढ़ाई बिल्कुल ही अलग थी, मतलब बिल्कुल ही अलग थी। आपके पास बहुत फ्रीडम है, आप कोई भी डिपार्टमेंट में जाके कोई भी कोर्स ले सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी लर्न कर सकते हो। तो एक ये फ्रीडम होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये फ्रीडम आपको मिल गई अच्छी। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि आपकी लर्निंग है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई भी ब्रांच अलॉट नहीं होती, आप मैकेनिकल के हिसाब से आ गए हो। अब आप इंटरेस्ट डेवलप करो अपना, आपको जो इंटरेस्ट अच्छा लगे सेकंड सेमेस्टर में उस गाइड को चूज कर लो और फिर उस ब्रांच में आगे प्रोसीड करो। तो ये है IISc का एक बेसिक फंडा जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में अप्लाई कर देना चाहिए कि आप ब्रांच मत अलॉट करो, पहले एक बेसिक पढ़ा दो, कुछ भी ब्रांच मत दो, और फिर उसको उसी से जज पूछो कि आपको सेकंड सेमेस्टर में या उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा है, क्या किस रिसर्च फील्ड में आ रहा है। हाँ, IISc की एक अच्छी बात ये थी कि आपको जो भी काम मिलता था रिसर्च ओरिएंटेड बहुत हैवी रहता था। हैवी रिसर्च रहती है, मैं ये नहीं कहूँगा लाइट कोर्स वर्क है, कोर्स वर्क बहुत टफ था। ऐसे कई सारी स्टोरी पता भी होंगी, शायद बाहर भी आ जाती है मार्केट में, कि पेपर जब होता है तो अलग तरह का पेपर आता है। मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का और उसमें 2 ही क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के 2 ही क्वेश्चन है। अब ये करो, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन है। फ्लूइड का तो सारे एग्जाम ओपन बुक ही होते थे, और उसमें आवर्स भी इतने ले लो जितने तुम्हारे जो, जब तुम खुद बोर होके देने जाते हो तब दे दो। हमारा भी जैसे पहले दिन जब मैं BIRC ट्रेनिंग स्कूल में पहुंचा ना, तो वहाँ होमी बाबा का बहुत बड़ा सा पोस्टर बना हुआ था और उसके नीचे एक बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अभी भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि मतलब साइंटिस्ट आर सपोज टू बी लेफ्ट फ्री, और नीचे बाय होमी बाबा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं तो फिर उसे आप गाइड नहीं कर सकते, वहाँ पे रोबोट क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसे खुद ही बनना पड़ेगा उस हिसाब से। ओके, और IISc के प्लेसमेंट्स या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप IISc का जो मेरा बैच था, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो हम लोग के बैच में 11 लोग थे, और मतलब मैं ही था जिसने UPSC की जॉब ऑप्ट करी। बाकी सबके सब ने मतलब ऑप्ट किया कि PhD करेंगे आगे जाके। तो सब अभी समय US या यूरोप में कहीं ना कहीं PhD कर रहे हैं, या फिर उनका आगे जो हमारे सीनियर थे उनके बाद उनका प्लान था कि पोस्ट डॉक करेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, या किसी रिसर्च कंपनी में अच्छी प्लेसमेंट लेते हैं। मतलब प्लेसमेंट का कोई टेंशन नहीं था, 100% प्लेसमेंट मान के चलो। जितनी कंपनी आती थी उतने बच्चे भी नहीं बैठते थे। पैकेज, एवरेज पैकेज मतलब डिपेंड करता है। अगर मतलब 10 से शुरू हो जाता था और वो कितना भी जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी। ऐसे एक ग्रे ऑरेंज करके कंपनी आई थी, वो इस लाइक ऑटोमेशन में थी थोड़ी, तो उसका जैसे किसी मैकेनिकल वाले ने निकाला तो उसको अच्छा पैकेज, मतलब 24 का भी 20 का मिल गया पैकेज, तो 24 तक भी पैकेज गए हैं। सर आपने एक कहानी बताया था 17 करोड़ वाली वो क्या था? फाइनल ईयर में उसने एक पेटेंट बनाया और उसके बाद उस पेटेंट को खरीद लिया किसी ने, किर्लोस्कर ना किसी ने। नहीं, ये एक ना डक डिजाइन के जो एक बहुत फेमस प्रोफेसर है, मतलब डक डिजाइन पे एक ही बुक है पूरे इंटरनेशनली, तो उनका जो स्टूडेंट होता है ना वो बड़ा यूनिक होता था हर साल। मतलब अगर उनके स्टूडेंट ने कुछ अगर नई चीज़ निकाली या डक डिज़ाइन में कोई नई चीज़ निकाली, तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो पेटेंट बना के कोई कंपनी खोलता है तो बहुत जल्दी कंपनी बिक जाती है, कंपनी को कोई खरीद लेता था। तो ऐसे बड़े अच्छे वो भी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा है, मतलब आप रिसर्च कर रहे हो, फिर अपने प्रोडक्ट को निकाल के आप बेच भी सकते हो। तो अगर आप ये काम कर सकते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है किसी चीज में। सर कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या IISc जाने के बाद फ्रस्ट्रेट हो गए 1 साल में? ऐसा पॉसिबल है क्या कि मतलब बहुत पढ़ाई कर रहा है वो? कि मास्टर्स में तो नहीं होता था इतना, क्योंकि मास्टर्स एक शॉर्ट कोर्स आए और गए, कब गए पता नहीं चलता, और बैक टू बैक सब्जेक्ट आ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन का तो कोई फ्रस्ट्रेशन मेरे ख्याल से ना एक मोमेंट वो भी होता है जब आप एक रिसर्च को कर रहे हो और अटक जाते हो, तो वहां पर क्या है कि आपको इतना टाइम ही नहीं मिल रहा कि आप अटको, आपको तो फटाफट खत्म करनी है। तो प्रोग्रेस एवरी डे बहुत तेज चलती थी। तो मेरे ख्याल से PhD में हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा थोड़ा स्टक हो जाते थे कुछ लोग, थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी हो जाते थे, बट ये भी था कि वहां पर ना सपोर्ट सिस्टम रहता था। मतलब प्रोफेसर इतने अच्छे रहते थे सारे के सारे कि मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी लोग करते थे, मतलब जितने भी हमारे जान पहचान में थे, कि वो सब खुश थे। मतलब किसी का कोई ऐसा बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं था। मैं अभी तक IISc कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जब मैं इसरो में था तो मैं सुनता था कि IISc में शायद एक सेल है इसरो का अलग से, ऐसा कुछ है क्या? इसरो का रिसर्च का एक सेल है। इवन उसमें क्या होता है? हर साल ये मान के चलो कि इसरो के साइंटिस्ट आते हैं हमारे IISc में, मतलब 3 to 5 साइंटिस्ट के, मतलब हर PhD करना, हर एक डिपार्टमेंट में 3 से 4 साइंटिस्ट आते हैं।
तो उन लोग को जो वेलकम किया जाता है या उन लोग को जो सिखाया जाता है, तो एक तरह से वो उसी सेल की तरफ से ही आता है। प्लस इसरो का आपको पता होगा हेडक्वार्टर बैंगलोर में, तो कोलैबोरेशन तो रहता ही रहता है इन लोग का कि रिसर्च मतलब पैरेलली दोनों प्रोफेसर, इधर आईएससी के प्रोफेसर हैं इसरो के। ऊपर से देखो ये भी पता होगा इसरो के मोस्ट ऑफ द चेयरमैन, इवन जो अभी करंट चेयरमैन है वो भी आईएससी बैंगलोर के पास आउट है। तो एलुमनाई होते हैं तो फिर इतना नेटवर्क तो हो ही जाता है कि मतलब ये चांसेस होते हैं कि कई लोगों को तो लगता है कि आईएससी से पास आउट करेंगे तभी इसरो के चेयरमैन बनेंगे। हाँ सर, एक्चुअली क्या था ना, उस टाइम पे जो इसरो का चेयरमैन हायर किया गया था जब विक्रम साराभाई का डेथ हुआ था, उसके बाद जो चेयरमैन को हायर किया गया था उनका ये था कंडीशन कि मैं आईएससी बैंगलोर भी संभालना चाहता हूँ साइड बाय साइड, इसीलिए इसरो को पूरा केरला से उठा के यहाँ लाया गया था और पूरा हेडक्वार्टर यहाँ लाया गया था। मैंने बुक्स में पढ़ा है, उसमें उसके वजह से काफ़ी रेबल भी हुआ था उस टाइम पे केरला में कि इसरो को हटाया जा रहा है यहाँ से। उसमें उन्होंने क्या फालतू मतलब टेक्निकल ये बताया था कि हम क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, रॉकेट इंजन को प्रॉब्लम होगा। वो बोला क्या रोड पे थोड़ी बना रहे तुम रॉकेट इंजन, है ना। तो ये था थोड़ा सा स्टोरी उसका, ठीक है। उसके आगे थोड़ा जाते हैं। एक क्वेश्चन है जो मैं भी पूछना चाहूँगा, नहीं उससे पहले आते हैं, यूपीएससी का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने काम किया है एज अ इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर, है ना, आपका डिपार्टमेंट था सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस से, मतलब एक कैडर था हमारा। तो जो मैंने काम किया था वो एक तरह से आप समझ सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ही था एक डिपार्टमेंट, उसके अंदर किया था एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वो काम भी बड़ा अलग है, मतलब यूनिक काम था। मतलब उसमें ये नहीं कह सकते कि प्योर टेक्निकल अप्लाई होता है, बट टेक्निकल अगर आपको पता है देन यू कैन एक्चुअली वो आप रिपोर्ट्स बना सकते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो जो वो लोग डिमांड करते थे। तो इंजीनियरिंग सर्विस का मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में एक अच्छी बात क्या रहती थी कि जॉब आपको जो भी जॉब इंजीनियरिंग सर्विस से सेलेक्ट होकर आता है उसका आगे जाके काम मेजरली मैनेजमेंट का ही होता है, बट हाँ टेक्निकल एक्सपेक्ट के साथ ही, मतलब टेक्निकल चीज़ें पता होंगी तो वो मैनेज कर पाएगा। ओके, तो वहाँ का मतलब आपको कैसा लगा? काम काफ़ी लो प्रेशर का होगा, मतलब चिल टाइप का माहौल? हाँ, मतलब ये कह सकते हैं काम जो हम आईएससी से, मैं बताता हूँ ना, जैसे मैंने आईएससी 2014 में एंटर करा था और 2016 में मैंने जून के इससे पहले जस्ट जून मतलब मई एंड में मैंने आईएससी डिग्री खत्म किया और जस्ट आफ्टर फ्यू डेज मैंने सीधा जाके अपना कैडर ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ जाके एकदम से काम आपको लग रहा होता है कि काफ़ी स्लो हो गया, क्योंकि जिस जगह से आप आए हो बैंगलोर में एकदम काम फटाफट चल रहा है और पूरे टाइम रिसर्च चल रही है, ऊपर से एंडिंग में आपको पता है रिपोर्ट बन रही है, फाइलें क्रिएट हो रही हैं, प्रेजेंटेशन जा रही है। फिर एकदम से आप एक सेक्टर में आते हो जहाँ पर एकदम चिल हो गया, एकदम सब माहौल क्या हो गया, एकदम रिलैक्स, सब रिलैक्स है कि चलो आप, मतलब ये समझ में आया कि हाँ जॉब में आके थोड़ा सा ऐसा लगा, अगर आप आईएससी से आते हो तो आपको थोड़ा तो कहीं ना कहीं वो लगेगा कि हाँ यार थोड़ा काम और चाहिए, कम लग रहा है, बस ये लग रहा था। बस वही डिफरेंस लगता है, मतलब आपका एनवायरनमेंट ही वैसा हो जाता होगा ना कि मतलब सारा रिसर्च का बात ही चल रहा है, सब कुछ टेक्निकल चल रहा है। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑब्वियसली बहुत हाई परसेंटेज आपका मैनेजमेंट टाइप का वर्क होता है। हाँ, मतलब ये मान के चलो ऑलमोस्ट ही मैनेजमेंट होता है, वो थोड़ा सा पार्ट होता है, टेक्निकल पता होना चाहिए तो आप वो मैनेज कर सकते हो। हाँ हाँ, ओके। उसके बाद इस चैनल का एक मेंबर है, उसी का क्वेश्चन है, एंड में हम Q&A सेशंस करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसे अभी कंप्लीट कर ले रहे हैं कि इसके बाद आपने खतरनाक क्वेश्चन नहीं चाहिए, खतरनाक क्वेश्चन नहीं चाहिए। खतरनाक क्वेश्चन का कोई बात ही नहीं है, वो हट जाएगा अगर आपको आंसर नहीं करना है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आप आंसर कर पाएंगे अच्छे से। इसके बाद लोगों को पता होगा, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जिन्हें पता होगा कि आप टीचर हो, और मैक्सिमम लोग जिन्होंने आपसे पढ़ाई किया वो ये ज़रूर बोलेगा कि आप बहुत ही फाड़ू टीचर हो, मतलब क्लियर कट, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। और आपने जो भी किया बहुत अच्छे तरीके से किया, पढ़ाया आपने, मुझे भी पढ़ाया, मैंने देख के ही समझ गया कि ये टीचर थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बाकी लोगों से अलग समझाता है। वो मैं उस टाइम पे एट्रीब्यूट करता था कि आपका रिसर्च बैकग्राउंड, आपने आईएससी जैसे कॉलेज में इतना टाइम स्पेंड किया है, तो उसका पढ़ाने का थोड़ा नज़रिया और टेक्निक अलग हो ही जाता है कि वो बेसिक्स में ब्रेक करता है, सब चीज़ों को सिंपल लैंग्वेजेस में ब्रेक करता है। जैसे बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, मैंने थर्मोडायनेमिक्स में एक बार एंट्रोपी समझाया है लोगों को, आपको भी शायद पता नहीं होगा। वो मैंने सर का 100% सर का उठाया है, ठीक है, मैं कभी भी उसका पूरा अपने आप को क्रेडिट नहीं देने वाला। सर एंट्रोपी किसी 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी समझा सकते हैं। वो ऐसे बोलेंगे कि एक आया चाटा मारा, उसमें एनर्जी कैसे कन्वर्ट हुआ, उसका जो रेसिडुअल एनर्जी है वो तुम्हारा एंट्रोपी है, इस तरह से वेस्ट हो रहा है। तो सर किसी को भी एंट्रोपी समझा सकते हैं, या फिर कुछ भी, तो जिसने चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा है। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था ना, इफ़ यू कैनॉट एक्सप्लेन इट इन अ सिंपल मैनर यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। तो वो आप पे 100% अप्लाई करता है। बेसिक यही है कि सर बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन क्वेश्चन ये है
कि सर आपने उस टाइम पे क्यों चूज़ किया टीचिंग? आपके दिमाग में ऐसा क्या है? मतलब ऐसा मेरा कोई प्री प्लान नहीं था कि मेरे को मतलब ये टीचिंग करना है, मतलब एक शौक था। मतलब जब आईएससी में था तो एक मतलब छोटा सा इंस्टीट्यूट था वहाँ पर, तो वहाँ पर जाके मैंने पढ़ाना एकदम स्टार्टिंग किया। एंड देन ही स्टार्ट मतलब मज़ा आने लग गया, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों से, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना उसका भी मज़ा अलग है। और अगर मेरी क्लास भी अगर तुमने सुनी होगी तो मैं बहुत ही रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा वो एनर्जी लगानी पड़ रही है चीज़ों में, बस एक सिंपल वे से भी काफ़ी प्यार था आपको, है ना? स्टेज में भी आपको जाके लोगों के सामने चीज़ों को एक्सप्रेस करना, उसमें भी अलग ही मज़ा है। हाँ, मतलब एक स्टेज का वो पहले से ही क्रेज था और मुझे लगा कि चलो इस चीज़ को एक्सप्रेस करते जो मुझे पता है। और मैं अपनी फैक्ट भी बताऊँ तो मैं जब मैं टीचिंग भी करता था, मैं पढ़ा भी रहा था, तो मैं बस अपने से ही एक तरह से कम्युनिकेट कर रहा होता था। मतलब अपने को ही पढ़ा रहा हूँ, अपने को बता रहा हूँ और अपने से एंजॉय कर रहा हूँ। उसके साथ अगर जनता एंजॉय कर ले तो अलग ही बात होती है। ओके, बहुत लोगों को अभी शायद नहीं पता होगा, सर का अपना यूट्यूब चैनल है। सर जितना डिज़र्व करते हैं उससे बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो जाके उसे सब्सक्राइब करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सर का चैनल का नाम है जूम बुक, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर, उससे आपका क्या आइडिया है, क्या करना चाहते हैं? हाँ, बस ये मतलब एक कोविड टाइम आया, मतलब सच ही बता रहा हूँ, कोविड टाइम आया तो ये थोड़ा टाइम मिला एक चीज़ को करने का, एक्सप्रेस करने का, एक और नया प्लेटफॉर्म देगा। तो मैंने सोचा कि चलो एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं और वहाँ पर थोड़ा डिस्कस करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को। जैसे अब तूने भी अपने स्पेस की चीज़ें डिस्कस करता है, इट्स लाइक जो अपना भी एक्सपीरियंस है वो भी डिस्कस करना और चीज़ें बताना, प्लस जो कोई काम अगर अच्छा कर रहा है तो उसके बारे में भी बताना। जैसे अभी मैंने एक ऑब्जेक्टिव मतलब वहाँ पर एक तरह का रिवॉल्ट चालू किया था, स्टार्टिंग किया, अब देखो कितना अच्छा जाएगा। यूजीसी वाला, कि यूजीसी ने अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का एक मतलब डिसीजन दे दिया है कि सितंबर के एंड तक आपको एग्ज़ाम कराने। तो अगर मुझे वो चीज़ गलत लगी है, मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो एक मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया कि चलो वहाँ जाके मैं लोगों को बता सकता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप क्या लॉजिकल डिमांड रख सकते हो। तो मैंने उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। मतलब अभी मैं उसे एंजॉय कर रहा हूँ, एंजॉय का फेज चल रहा है। देखो अब इसमें क्या होता है, कितनी सक्सेस मिलती है। और एक बेसिक प्लेटफॉर्म मेरा ये है कि उसमें मैं लर्निंग दे रहा हूँ, इट्स लाइक अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। एंड उस पे मैं काफी लोगों को, आपका वेबसाइट भी है? हाँ, मतलब वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी है, उसकी कोडिंग रेडी है, बस उसका यूआई रह रहा है, तो मतलब एक अच्छा सा दिखाना वो पार्ट रह रहा है। पीछे की कोडिंग ऑलमोस्ट रेडी है और वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी, एलएमएस भी ऑलमोस्ट सेटअप हो गया है। वो धीरे धीरे जब इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो फिर मैं ऐसे लोगों को बुलाऊंगा कि जो लोग ने एक्चुअली में कुछ किया है और वो लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे। इवन मैं खुद अर्ज करूँ, मतलब सबको बुलाऊंगा कि सब लोग आए, तेरे से लोग आए, और भी बहुत सारा के जितने भी जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, बहुत सही काम कर रहे हैं, वो सारे नॉलेजेबल लोग आए उस पर, और फ्री में जो वो दे सकते हैं, जो भी उनको मन करे फ्री विल में वो दें लोगों को। अपने नए जो जनरेशन आ रही है उन लोगों को भी गाइड करें, अच्छी तरह से समझाएं कि क्या कर सकते हैं, क्या क्या और ऑल्टरनेटिव कैरियर भी हो सकते हैं जहां पर आप बहुत अच्छा कुछ मचा सकते हो। ओके, ऑल्टरनेटिव कैरियर से आते हैं सर। आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चला हुआ है, सारे के सारे डिप्रेस पड़े हुए बेचारे, है ना? स्पेशली जो फाइनल ईयर में, थोड़ा तो है कि यूजीसी का आपने बात किया, बहुत सारी चीज़ की, मतलब आपके हिसाब से कि एग्ज़ाम अभी नहीं लेना चाहिए। काफ़ी लोग बोलेंगे ऑनलाइन लेना चाहिए, लेकिन बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे ऑनलाइन उतना ज़्यादा पहुँचा मतलब नहीं है वही अभी। कि ऑनलाइन मतलब कुछ स्टेट में तो अभी ढंग से है ही नहीं। मतलब जैसे कश्मीर का मैंने इशू उठाया था कि कश्मीर में तो ऑनलाइन अभी ढंग से आया ही नहीं है। असम में भी थोड़ा फ्लड आया तो वहां भी प्रॉब्लम, और कहीं भी कुछ आता है ऐसे प्रॉब्लम आएगा तो वहां आप कैसे कराओगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। प्लस अभी मेरे को लगता है कि फाइनल स्टूडेंट का ना मेंटल सेटअप ही इतना अच्छा नहीं है, या अभी वो अपनी और चीजों से इतना स्ट्रगल कर रहा है कि वो एग्जाम में अभी चाहता नहीं कि वो एग्जाम हो। मतलब वो चाहता है जब सीबीएसई प्रमोट कर सकती है स्टूडेंट्स को और एक अच्छे मार्क्स देके निकाल सकती है, तो मेरे ख्याल से यूजीसी को भी अप्लाई कर देना चाहिए, या फिर इसको ऑप्शन, क्योंकि डिग्री को डिले करने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ जॉब भी डिले होती जाएंगी। काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, जॉब लग चुका है लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका डिग्री नहीं मिला। हाँ, डिग्री नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। तो मेरा मेन पॉइंट ये था कि उन स्टूडेंट्स को अभी आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि 99% स्टूडेंट तो डिप्रेस्ड है, एक दो होगा जो बोलेगा बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन उन्हें आप क्या कहना चाहिएगा जो अभी डिप्रेस्ड, मतलब जो क्या करना चाहिए? मेजर स्टूडेंट है जो थोड़े से भी परेशान है, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तो उनको अपनी तैयारी या अपने जो भी फ्यूचर के बारे में वो सोच रहे हैं या कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए, उस पाथ पे रहना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी है। क्या है ना कि अभी एग्जाम कभी भी आए, मतलब मैं कह रहा हूँ चलो यूजीसी का जो भी फाइनल सेमेस्टर एग्जाम है वो हो गया, डिग्री हो गई, उसके एम्प्लॉयबिलिटी के लिए तो जाना ही जाना है। अब वो एग्जाम तो ज़्यादा डिले नहीं होंगे मेरे ख्याल से। अगर कोई भी एग्जाम की मैं बात करता हूँ जो अभी नवंबर में होना था तो वो दिसंबर जनवरी फरवरी खिंच जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा।
तो फरवरी में वो हो गई या फिर उसके मार्च में हो गई, तो जो एग्ज़ाम आने वाला है हमें पता है कि वो होना ही होना है, तो उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए और मतलब अच्छे से। और ये भी कह सकता हूँ कि जैसे जो स्टूडेंट ऑलरेडी थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी अगर मोमेंटम बन गई है, उनकी रिदम बन गई है, तो उनको अपनी रिदम तो बिल्कुल ब्रेक नहीं करनी चाहिए इन सब चीज़ों को लेके, बल्कि वो सोचना चाहिए कि अभी तुम्हें इतना टाइम मिल रहा है। हाँ। मतलब बहुत लोग को मैं जानता हूँ जो जॉब कर रहे थे, अभी लॉकडाउन की वजह से सब घर पे पड़े हुए हैं, तो पहले बोल रहे थे जो 8 से 12 घंटा काम कर रहे थे, अब तो हम 4 घंटा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अभी इसी वजह से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो तुम्हारे पास अगर पूरा फुल डे है तो डेफिनेटली उसे यूज़ करना चाहिए, होगा ज़रूर। जो भी टाइम है वो कभी ना कभी पार हो जाता है। World War II भी कभी ना कभी खत्म हो गया। ये भी देखने का नजरिया कि आप किस चीज को देख रहे हो, पॉजिटिव देख रहे हो या नेगेटिव देख रहे हो। हाँ 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 हाँ। ऐसे हमारा एक दोस्त भी है ना, हमारा कॉमन फ्रेंड भी एक, अगर याद हो, गौरव, वो भी अब तैयारी में फुल हो गया है। हाँ हाँ हाँ, वो बात है। वो भी एकदम शांत रहेगा, जो भी अपॉर्चुनिटी है उसे यूज कर लो भाई। हाँ। क्योंकि रोने वाले तो हर समय रोएंगे, फिर तुम्हें टाइम भी मिलेगा तो भी तुम रोओगे कि मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, मेरे कॉलेज का सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, हर समय कुछ ना कुछ है ना। ओके, आगे आते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे थे, जो मैं अभी एक एक करके लेके आता हूँ। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि मेरे दिमाग में भी नहीं आता, लेकिन आपके फैंस काफ़ी है। सिड शर्मा ने पूछा है, आकाश त्यागी ओ माई गॉड ह्यूज फैन। इस कमेंट में देखता हूँ कितने लाइक्स हैं। माई क्वेश्चन इज, 3 क्वेश्चन पूछा है इसने। द आर्ट ऑफ रिलेटिंग ऑल कॉन्सेप्ट्स इन वन कॉन्सेप्ट, हाउ डू यू डू दैट? मतलब आप जनरली जब भी पढ़ाते हैं, आप हीट ट्रांसफर को आईसी इंजन से कनेक्ट कर दीजिएगा, आईसी इंजन को थर्मोडायनेमिक्स से कनेक्ट कर दीजिएगा, उसको कहीं ना कहीं जाके आप मशीन डिज़ाइन से कनेक्ट कर दीजिएगा। ऐसा आप कैसे करते हैं, ये बताइए। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि पुराने कर्म है अच्छे। अच्छा। मतलब वही है कि आपने एक चीज पढ़ ली है, आपको उसका फीलिंग आ गया कि चलो ये चीज मुझे समझ में आ गई, ये एक मशीन है, ये पूरी मशीन है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं या क्या क्या इसके मशीनरी के कंपोनेंट है, आपको क्लियर हो गए, देन वो कनेक्शन ना खुद डेवलप हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप एक बार तैयारी का फेज कंप्लीट करते हो ना, तैयारी के टाइम पे बीइंग स्टूडेंट, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, बीइंग स्टूडेंट आप ये बिल्कुल भी ज्यादा सोचो मत इसके बारे में, बिकॉज वो शायद नहीं हो पाएगा अचीव। लेकिन जैसे ही आप स्टूडेंट की लाइफ से मतलब एक एग्जाम क्लियर करते हो, देन यू रियलाइज कि आपने जो पहले मेहनत करी उससे आपको ये सब समझ में आया है। और जब आप जॉब करते हो तो बहुत ही मजा आता है, तब तो आपको ये समझ में, जैसे मैंने स्टार्टअप्स भी करे हैं, तो स्टार्टअप्स में जाके मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे सब देखना पड़ता है। मतलब डिजाइनिंग फेज से लेकर प्रोटोटाइप बनाने से लेकर एक प्रोडक्ट बनाने तक का पूरी साइकिल देखनी है आपको। तो यू कैनॉट, मतलब आप एक चीज को छोड़ नहीं सकते ना, आपको सब पता होना चाहिए। तो शायद उसी से ये चीज आ गई कि एक दूसरे को चीजों को कनेक्ट कर देना। हाँ, ओवर टाइम एक्सपीरियंस है, आपको पता चल जाएगा। और बहुत लोग ऐसे भी हैं, तुम जितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ लो तुम उसे अप्लाई नहीं करोगे, ऐसे ऐसे बातें करते हैं। हम जब इसरो में पहुँचे ना, तो कौन था, मुझे लगता है सोमनाथ सर ही थे या फिर कोई था, उन्होंने क्लियरली बोला कि तुमने जो भी पढ़ा है ना वो तुम अप्लाई नहीं करोगे, लेकिन करोगे भी, ओवर टाइम करोगे। तुम सोचोगे कि तुरंत घुसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में और सब कुछ जो भी पढ़े मशीन डिज़ाइन अप्लाई करने लगे, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब सर आपको पता है, आपने आईएससी से एमटेक भी कर लिया, उसके बाद भी आपको लग रहा हो कितना वास्ट है ये फील्ड। मतलब ये चलता ही जाएगा कि क्योंकि ये तो इतना सारा फील्ड तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से निकला है। आपका प्रोडक्शन हो गया, आपका डिज़ाइन, फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, सब तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही निकला, मैकाट्रॉनिक्स, ये सब। तो फिर तुम्हें टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में और चीज़ों को रिलेट करने में। लेकिन एक मुझे लगता है कि जब तुम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, काफ़ी सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स में काम करोगे, तो काफ़ी हद तक तुम्हें रिलेशन पता चलेगा उसमें। क्योंकि अगर कुछ भी करना है, मान लीजिए मुझे हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन करना है किसी के लिए भी, तो ऑब्वियसली मुझे हीट ट्रांसफर ज़रूरत है, लेकिन बस उससे नहीं होगा, मशीन डिज़ाइन भी तो करना है उसे, मटेरियल साइंस भी पता होना चाहिए, कौन से मटेरियल साइंस पता होना चाहिए। हाँ, तो वो सब तुम्हें प्रैक्टिकली बाद में समझ में आएगा। और बहुत हद तक मुझे लगता है अपने आप को रोकना भी पड़ता है इस एक्सटेंट में। जैसे हम जब क्लासेस करते थे ना, तुम्हारे एक सर थे, आप जानते होंगे, उन्होंने जायरोस्कोप समझाया थोड़ा कि ऐसे उठाता है, बहुत हैवी रॉड है, वो घुमा लेता है। और उसने कुछ बच्चों ने जाके रिसर्च मार दिया उस पर, 2 दिन तक उसी को पढ़ रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है। उसमें लग गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया, बर्बाद हो गया तुम्हारा 2 दिन। तो एक लिमिट तक आदमी को पढ़ना पड़ता है वहाँ पे, मतलब अपने आप को लिमिट करना पड़ता है। हाँ, कॉम्पिटिटिव की दुनिया में मेरे ख्याल से ना अपने आप को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो आप फंस जाओगे। उसके बाद आईएससी में चले गए, आईआईटी बॉम्बे में चले गए, बार्क में चले गए, आईएसआरओ में चले गए, फिर पूरा ज़िंदगी वही करना है, कोई टेंशन नहीं है। ओके सर, इसी का सिर शर्मा का सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन एन एवरेज स्टूडेंट अचीव दैट लेवल? छोड़ो, ये उसी से कनेक्टेड है, हमने बात कर लिया। हाउ हैज़ ही हैंडल्ड
हिज लो टाइम ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हाँ सर, ये बताइए। ये और इससे कनेक्टेड एक और क्वेश्चन बताता हूँ, काफ़ी अच्छा है। एक सेकंड, स्पेसिफिकली छोड़िए, वो क्वेश्चन मैं लगा दूंगा, लेकिन मुझे याद है कि व्हाट वाज योर लोएस्ट टाइम ड्यूरिंग प्रिपरेशन, मतलब आपका सबसे बुरा टाइम जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, जब आपको बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा था, लग रहा था कि नहीं होगा, ऐसा कभी आया था आपके पास टाइम? ऑब्वियसली आया होगा। नहीं, ऑब्वियसली सबके पास आता है, मेरे ख्याल से ऐसा हाँ। कोई नहीं है। आप जब हार्ड वर्क कर रहे होते हैं ना एक मोमेंट पे, तो आपको पता चलता है कि एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है कि आपको लगता है बस, जैसे लाइफ भी एक साइन कर्व की तरह है, एक बार ऊपर गए, जब स्टार्टिंग तैयारी करते हैं तो एकदम बूम होते हैं सबके सब, एकदम पीक पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो मिड पार्ट आता है ना, तो वहां पर नीचे आना स्टार्ट होता है। और जब लो पॉइंट आता है, अगर वहां पर अपने अपने आप को हैंडल कर लिया तो फिर आप उठ जाओगे। अब लो पॉइंट अगर मैं अपने याद करूँ तो बहुत सारे लो पॉइंट आए थे, मतलब ऐसे एक नहीं थे, कुछ पर्सनल लाइफ के भी लो पॉइंट थे, कुछ टेक्निकल वाले लो पॉइंट थे, कुछ किसी रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से लो पॉइंट थे। मतलब जैसे आप कहीं रह रहे हो, आपको वहाँ रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे, कि आपको चीज़ एक्सेस करनी है वो मिल नहीं रही। तो जैसे मैं बोलूँ 14 के टाइम पे ना इतनी चीज़ें अवेयर बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी कि सब कुछ पता चल जाए। आज मैं बोलूँ 20 के टाइम पे सब कुछ अवेलेबल है, मतलब आज के टाइम पे सब कुछ इंटरनेट पे है, चीज़ें आप निकाल के देख सकते हो कि कहाँ आपको जाना है, क्या विजन रखना है। मतलब इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में भी प्रॉपर विजन क्लियर नहीं थी कि क्या आगे जाके होने वाला है, बस ये पता था कि एक बहुत अच्छी सर्विस मिलने वाली है। तो लो टाइम जब आया तो फिर मेरे को मतलब नए नए शौक थे अपने अपने। ऐसे एक गिटार था जो अपने आप को हमेशा बूस्ट कर देता था, तो वो बजाया तो उससे बूस्ट हो गए। दूसरा ये था कि मैं सीरीज देखता था, मतलब मैंने सीरीज में एक पेशेंस लेवल डेवलप कर लिया था। मतलब अगर मुझे कोई प्रिजन ब्रेक भी देगा ना, तो भी मैं प्रिजन ब्रेक का भी एक एपिसोड देखने का दूसरा नहीं देखूंगा, पहले पढ़ूंगा, उसके बाद एक अपने आप को रिवॉर्ड की तरह सेकंड एपिसोड दूंगा। ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ आपने बताया था, जैसे कोचिंग या फिर जो भी तैयारी कर रहे हो उनके दिमाग में बहुत सारा चीज़ डाला जाता है, या फिर ऑटोमेटिकली भी बहुत सारा चीज़ आ जाता है। जैसे एक बार फेलियर हो गया, मतलब मान लीजिए मेरा गेट 2016 में फेलियर हो गया, उसके बाद मुझे लगता है और मेहनत करना चाहिए। उसके बाद 17 में भी फेलियर हो गया, उसके बाद मुझे लगता है और मेहनत करना चाहिए। अरे भाई, मैं ऑलरेडी 16 घंटा अगर डेली बेसिस में पढ़ रहा हूँ तो और मेहनत कैसे करूँ? तो उसके बाद आता है कि एफिशिएंसी तुम किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हो। तो उसमें आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बोला था कि मतलब अगर 7 घंटा भी पढ़ रहे हो या 4 घंटा भी पढ़ रहे हो तो उसे प्रॉपरली पढ़ो, काम मैनर में पढ़ो। तो सर का ये फिलॉसफी है कि तुम थोड़ा देर पढ़ो, उसके बाद चिल मारने के लिए 20 मिनट का टीवी सीरीज़ देख लो, उसके बाद वापस आओ, फिर पढ़ाई करो अच्छा से एफिशिएंट मैनर में। उसके बाद वो जो भी आदमी पढ़ रहा है वो रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या है ना कि मतलब 4 साल का चीज़ 3 घंटा में उतारना है या फिर 1.5 घंटे में उतारना है, तो वो तुम अप्लाई तभी कर पाओगे जब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के रहोगे। तो इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहिए? अगर गेम बना दो ना लाइफ को, तो बड़ा इजी होता है। मतलब आप कोई भी गेम खेलते हो तो आपको पता नहीं चलता ना कितने आवर्स आपने स्पेंड कर दिए या कितनी कैलोरी बर्न हो गई। जिम जाते तो एक ही चीज गिननी पड़ती है। तो सेम चीज है, मतलब जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे ख्याल से मैं उसे एंजॉय जितना कर सकता हूँ ना उतना अच्छा है। जहां मेरी एंजॉयमेंट खत्म हुई तो मैंने कुछ और चीज पकड़ ली। जैसे मैंने एक सीरीज भी बताई थी होमलैंड, बड़ी अच्छी लगती थी मेरे को उस समय। कि वो देखने में बड़ा क्रिएटिव लगता है, सस्पेंस आ रहा है, वो एक चीज देखी, मजा आया, अपना पेशेंस लेवल डेवलप किया, अब रुक गए, अब नेक्स्ट चीज में जाएंगे। और मतलब ये है कि क्रिएटिविटी कैसे लेके आनी है। कई लोगों का ये भी रहता है कि जैसे कुछ लोगों का नोट्स बनाने का बहुत मन करता है, तो मैं तो उनको बोलता हूँ कि बहुत सारे कलर पेन से नोट्स बना लो, लेकिन उससे तुम फाड़ ही दोगे अगर तुमने पहली बार में बनाया तो। ओके सर, आपने जिस तरह से बताया था ना उस तरह से मैंने इतना ट्विस्ट किया ना। जैसे मैं 2017 मैं मेनली 2017 में ही अच्छे से तैयारी किया था कोचिंग के साथ, तो मैं 2017 में 1825 रैंक आया, ठीक है, पूरी तरह पढ़ने के बाद भी, मतलब गजब का पढ़ाई किया। उसके बाद ऐसा रैंक आया, तो मैंने क्या किया ना, अब चेंज करना होगा। ऐसा बोलने से नहीं होगा कि मुझसे नहीं होता, शायद कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना होगा जो मैंने अभी तक नहीं किया। तो पहला चीज़ किया कि मैंने वर्कआउट करना अच्छा से स्टार्ट किया, है ना, साकेत में वहीं पे मैं रहता था, मैं जिम ज्वाइन कर लिया कि थोड़ा चिल रहेगा दिमाग, सब कुछ सही रहेगा। दूसरा चीज़ मैंने कहा कि अब ये 16 घंटा टारगेट में करने वाला नहीं हो, इफेक्टिव 7 घंटा पढ़ाई करना है। तो वैसा करते करते मैं बार्क का रिटन टेस्ट निकला, और बार्क का जब मैं इंटरव्यू का तैयारी कर रहा था ना तो सारे क्लासेस बंद हो गए थे, मतलब मेरे पास पूरा 24 घंटा था। तो घर में बैठे बैठे आदमी कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने आपका अप्लाई किया कि पढ़ो थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा टीवी सीरीज़ देखो। तो मैं हाउ आई मेट योर मदर ये देखता था 20 मिनट का आता था, देखा, थोड़ा चिल हो गया, उसके बाद पढ़ाई किया। क्योंकि उस टाइम पे अपना वो मेंटल स्टेबिलिटी और वो भी संभालना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम हो जाता है जब तुम्हारा फेलियर हो चुका है, जब तुम्हारे पास जॉब नहीं है, स्पेशली जब ये आखिरी मौका है। जैसे बार्क मेरे लिए वन एंड ओनली मौका बचा था 2017 से। मेरे पास ना ही कोई PSU से कॉल आया था, एमटेक वेमटेक का भी कुछ चांस नहीं था।
तो वो काफ़ी काम आया था आपका, वो सच में काम करता है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं इफेक्टिवली काउंट करता था, मैं 5 या 6 घंटा पढ़ता था BARC के इंटरव्यू के पहले, और वो इंटरव्यू आराम से मज़े में निकला मेरा। अगर अपना मेरा भी यही कहना है कि एक लिमिटेड टाइम पढ़ा पर इफेक्टिव पढ़ा, जैसे तूने अभी बताया बिल्कुल सेम। अगर इफेक्टिव टाइम पढ़ा, और मेरे को लगता है ब्रेक भी ऐसी चीज़ है ना जो आपकी बॉडी खुद बता दे। मतलब मैंने 20 मिनट वेस्ट करे, किल करे, 25 मिनट किल करे, मुझे खुद पता चल गया कि हो गए मेरे, अब मैं जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, हम 5 मिनट का जो टारगेट रखते हैं ना, कई जगह हम देखते हैं 5 मिनट का टारगेट, वो हो नहीं पाता है प्रैक्टिकली। वो 5 से 10 मिनट तो जाता ही है, 20 मिनट चला ही जाता है। हाँ, वो काफ़ी लोग बोलते हैं कि इतना 30 मिनट पढ़ो, वो फ्लेक्सिबल होता है, आदमी के दिमाग में रहता है कि अभी और पढ़ने का मन है तो पढ़ लो, 2 घंटा पढ़ लो, नहीं पढ़ने का मन है तो 20 मिनट में छोड़ दो, है ना। ओके सर, एक अगला क्वेश्चन में आते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसका, इंजीनियरिंग सर्विसेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आफ्टर द डिसीजन ऑफ एक्सक्लूडिंग रेलवे सर्विसेज फ्रॉम द पोस्ट ऑफ EAC, what will be effect on this, or do you think it is worth preparing for engineering services anymore? मेरे ख्याल से तो इंजीनियरिंग सर्विस का वर्थ अभी भी रहेगा। सीटें कुछ और आ गई हैं, मतलब अब जैसे गवर्नमेंट एक नोटिस निकाला कि छोटी छोटी मिनिस्ट्री से सीटें लेके आएंगे। प्लस ऐसा नहीं कि रेलवे गायब हो गया, रेलवे ने एक अपना नया कैडर बना लिया IRMS करके। उसके बारे में अभी कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता, पर यह है कि वो एक नया कैडर बनाएगा। सीट्स तो कम नहीं होने वाली, रेलवे चलेगी तो इंजीनियर पे ही चलेगी, तो वो भी रहने वाला है। प्लस एक इंजीनियरिंग सर्विस की जो सीटें बढ़ेंगी तो वो भी हो जाएंगी। और अगर किसी ने एग्जाम की प्रिपरेशन करी है तो उसको ये पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मैकेनिकल है, वो एक बार प्रिपेयर हो गया देन आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। मतलब वो गेट हो, ES हो, या फिर मतलब इंजीनियरिंग रिलेटेड जितने भी एग्जाम उस लाइन में आएंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और इंजीनियरिंग सर्विस से ज्यादा कोई प्रेस्टिजियस जॉब नहीं है। ऑब्वियसली अगर कोई जॉब में कम है तो मतलब वो सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्रैक करना, और वो उतनी प्रेस्टिजियस हो जाती है। अच्छा, उसका वैल्यू उसका रेलेटिव पे डिपेंड करता है, कंपटीशन पे डिपेंड करता है इंडिया में तो। ओके, IRMS मोस्ट लाइकली आपको क्या लगता है 2021 में होना चाहिए? मोस्ट लाइकली होना चाहिए 21 में तो होगा, 20 में शायद अभी नहीं बता सकते, क्योंकि 20 तो ईयर ही मेरे ख्याल से काफी खराब गया है, तो 20 का तो नहीं गारंटी लेता, लेकिन 21 में तो होगा। और शायद उस साल ज्यादा सीटें आ जाए, बिकॉज पिछली साल की भी सीटें कवर करनी होंगी। ओके, तो आपको क्या लगता है IRMS के लिए अगर अभी कोई स्टूडेंट फोकस्ड, जैसे इंडियन रेलवेज तो बहुत लोगों के लिए गोल जॉब होता है, तो वो किस तरह से तैयारी करे? मैकेनिकल पे फोकस करे या फिर वेट करे कि उनका किस तरह का पैटर्न है? ये सब मतलब पैटर्न जहाँ तक डिफाइंड थोड़ा बहुत इन्होंने इंडिकेशन दिया है उसके हिसाब से तो ये है कि इंजीनियरिंग तो रहेगा और वो सारी इंजीनियरिंग क्लासिफाइड हो जाएंगी। तो अगर आप कोई भी अपनी ब्रांच की इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो उसको तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी ब्रांच, मतलब इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, जो भी आपकी ब्रांच है उसको तो अच्छे से पढ़ना है। उसके आगे आपको देखना है कि आगे क्या कर सकते हैं। वो तो तब जब नोटिफिकेशन है तभी करो, अभी तो अपना जो आपको पता है कि ये तो करना ही करना है, तो वहां तो फोकस करना ही है। ओके, तो वही मेन जो जिसके बारे में सर्टेन हो। एक और जॉब था, आपको मालूम होगा, सॉरी क्या था वो, आईपेड था ना, मुझे भी श्योर नहीं है। आईपेड, हाँ, आईपेड के बारे में सुना था आपने? अच्छा, आईपेड PAT ना, गेट की तरह। नहीं उसको हटा दो। हाँ, उसका कोई भरोसा नहीं है अभी, ऐसे भी प्राइवेट सेक्टर का बुरा हाल है ना। ओके सर, मैक्सिमम क्वेश्चन तो कवर्ड ही है, तो इसे यहीं पे ख़त्म करें। आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को और कोई भी गाइडेंस? कोई रंगीन क्वेश्चन पूछ ले अपने। ओके, इसरो प्राइवेटाइजेशन के बारे में आपका क्या आइडिया है? इसरो एक्चुअली में एक तो वो हो चुका है ना पहले तो दिमाग में। रंगीन है ना, ये स्टूडेंट के दिमाग में यही चलता है कि इसरो प्राइवेटाइज हो गया, क्या सीट कम हो जाएगा? अरे भाई, वो तुम्हारा सीट बढ़ने वाला है, ये खुशी मनाओ तुम एक जगह। तो पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करके फिर पूछ ले, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा है कि इसरो शायद प्राइवेटाइज हो गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली बोला गया कि प्राइवेट पार्टनर्स के साथ भी हाथ मिलाया जाएगा। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि कहीं सीट्स कम हो जाए। सर को इसमें आइडिया है, क्योंकि सर का आइडिया है थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप में, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है इनका और इन्हें पता है कि अंदर क्या क्या हो सकता है। तो सर आप थोड़ा बता दीजिए कि इसमें क्या है, चल क्या रहा है, इसरो का क्या मोटिव है? ये भी एक न्यूज़ ना, एक तड़कीली भड़कीली न्यूज़ बना दी गई है, पर एक्चुअली वैसा कुछ है नहीं। इसरो ने अपने शायद RTI में भी क्लियर बता दिया था कि उन्होंने कोई सीट कम नहीं करी है, रेशियो कम बुलाया इस बार इंटरव्यू में, और वो आगे भी फर्दर कम नहीं करने वाला। सीट इसरो में बढ़ेंगी बिकॉज इसरो तो एक्सपेंडिंग सेक्टर है, बढ़ रहा है और वो प्रॉफिट दे रहा है। मेन चीज है, बहुत प्रॉफिट दे रहा है। इसरो ने एक अपना नया सेक्टर चालू किया जहां पर वो स्टार्टअप को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां से
जो प्राइवेट प्लेयर हैं, बड़ी कंपनीज भी हैं और स्टार्टअप भी हैं, या कोई इनोवेटिव बंदा है जो कोई अपना इनोवेशन लेके आना चाह सकता है और इसरो के प्रोडक्ट को यूज करके, मतलब इसरो की सैटेलाइट हैं उनको यूज करते हुए, या उनके कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, या उनका कोई जैसे डिफेंस सिस्टम हो गया, इसको यूज करके वो एक अच्छा एक नया प्रोडक्ट या नई टेक्नोलॉजी लाता है, तो उसको उन्होंने वेलकम किया कि वो आए, हमारे सोर्सेज को यूज करे और वो भी डेवलप करे हमारे साथ, ताकि इंडिया की स्पेस की एक्सपेंशन है ना, वो मल्टीप्लाई हो जाए। मतलब आप ये मान के चलोगे स्पेस में इन फ्यूचर शायद जॉब्स ज्यादा आने वाली है, काफी ज्यादा आने वाली है। तो इवन मतलब बस यही नहीं कि हेल्प करे, इवन पैरेलल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं जो खुद का अपना लॉन्च व्हीकल बनाएंगे, जैसे कि अग्निकुल है, स्काईरूट है, कई सारे अच्छे मतलब फंडिंग भी मिल रही है, अच्छी फंडिंग मिल रही है स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को। क्या पता है नेक्स्ट छोटा मिनी वर्जन ऑफ स्पेस एक्स इंडिया में ही बने। काफ़ी अच्छा कर रहे हैं सर, जैसे इसरो अभी खुद ही सेमी क्रायो इंजन्स में काम कर रहा है, लेकिन अग्निकुल भी पैरेलली उसी सेमी क्रायो इंजन्स में काम कर रहा है जो केरोसिन यूज़ कर रहा है, और अच्छा है क्योंकि उनका चीज़ बहुत फास्ट चलेगा। अब इसरो को क्या है कि उसे अभी ह्यूमन स्पेस मिशन भी करना है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट सैटेलाइट भी लॉन्च करना। हाँ, तो वो क्या है कि एक अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो रहा है तो वो एक फोकस डायरेक्शन में चल सकता है, उनका छोटा टीम होगा, चीज़ें बहुत फास्ट होगी वहाँ पे, जो भी है वहाँ पे वो उसी फोकस में काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए नहीं आया। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि मतलब वो गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब बन जाता है तो काफ़ी लोग उसे उस लिए भी टारगेट करते हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ना। ठीक है, ओके। इससे कनेक्टेड और एक आते हैं सर, आपको एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी इंटरेस्ट है और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तो आप उसमें उन स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो को ज़रूर कोई ऐसा सुन रहा होगा जिसका दिमाग उस तरह से चलता है, काफ़ी लोग हैं, और ये थोड़ा बदल रहा है चीज़ अभी, और बदलना भी चाहिए, क्योंकि अगर सब कोई जॉब के लिए ओरिएंटेड हो जाए तो नया कौन जॉब क्रिएट करेगा, तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहिएगा? मतलब इस पे तो मैं हमेशा से ही काम करता था अपनी, जहाँ भी मैं पढ़ाने जाता हूँ या फिर मैं जो भी कोई लेक्चर या सेमिनार कहीं भी देता हूँ, इवन मैं अभी भी अपने जूम बुक चैनल का एक पर्पस ही यही है कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप को इसको काफ़ी बढ़ाऊँ, स्टार्टअप जो भी इसका कोई भी बेंड ऑफ माइंड है कि स्टार्टअप की तरफ, उसको काफ़ी प्रमोट करूँ। इवन मैं ओपनली बोलता हूँ कि अगर किसी भी तरह की मेंटोरशिप चाहिए, चाहे वो अर्ली स्टेज में चाहिए या एडवांस स्टेज में चाहिए, आप मेरे को डायरेक्टली मतलब कांटेक्ट कर सकते हो जूम बुक पे, और उसमें जाके आप जो भी आपको कॉन्टैक्ट मेरे को कहीं भी आपको मिले वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट करो, मुझसे मिलो, मुझे बताओ, और मैं पूरी हेल्प करने को तैयार हूँ। क्योंकि देखो स्टार्टअप का भी एक ऐसा सीन है कि स्टार्टिंग एक बार किसी को गाइडेंस मिल जाए तो आराम से हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट गाइडिंग, मतलब मेरे पास अगर वो गाइडेंस नहीं होगी तो मैं किसी और से आपको कनेक्ट करा दूंगा कि आप वहाँ उनसे कनेक्ट कर लो, तो आपको उनसे गाइडेंस मिल जाएगी। प्लस मैं लाऊंगा भी अभी जूम बुक पे काफ़ी ऐसी स्टोरीज और ऐसे लोगों को जो आपको बताएंगे कि कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया और किस तरह से उनकी छोटे छोटे पॉइंट जर्नी कैसे चली। मतलब ऊपर का व्यू नहीं बताते हुए अंदर का व्यू बताना कि एक्चुअली में क्या किया था उन्होंने। सर के चैनल में जाओ, सर लाइव भी आते हैं, हर संडे आते हैं सर आप? हाँ, संडे अभी तो ये संडे का है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आगे जाके सस्पेंस बनाऊंगा, कभी कभी आऊँगा। सर मेरे को भी वही करना पड़ा अल्टीमेटली, मैं बिल्कुल यही करता था, इंस्टाग्राम पे हर संडे को आता था, फिर इतना भीड़ आ गया कि लोगों का क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैंने सरप्राइज कर दिया कि कभी भी आऊँगा। वही अल्टीमेटली आपको भी वही फिलॉसफी यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सर के चैनल पे जाओ, उसे सब्सक्राइब करो। सर वन ऑफ द वेरी फ्यू हु आर लेजिट इन दिस फील्ड, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, जिन्होंने एक्चुअली एग्जाम्स क्रैक किया, जिन्होंने करियर खुद का बनाया और बाकी लोगों का भी बनाया। ऑब्वियसली मेरे भी करियर में बहुत हद तक आपका हाथ है, जैसे मैंने बताया कि आपने उन चीज़ों को नहीं बताया होता तो शायद मेरा करियर बहुत अलग डायरेक्शन में होता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, तुम लोग मतलब सर का जो नॉलेज है वो लेने के लिए लोग महंगे महंगे पैसा दे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठते थे, आजकल वो चीज़ फ्री हो गया है। बस यही नहीं, हर जगह फ्री हो गया है, यूट्यूब के थ्रू या फिर जो भी सोशल मीडिया अभी उसके थ्रू, तो उसे यूटिलाइज़ करो। और सर थैंक यू, जो भी क्वेश्चंस आपने आंसर किया, बहुत सारी चीज़ बच्चों के दिमाग में क्लियर हुआ होगा। जाते जाते अगर आप कुछ बोलना चाहे स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट के लिए तो बस एक ओवरऑल एक ही फंडा है कि बस आप अभी ये मोमेंट जो है, चाहे वो कैसा भी टाइम हो, खराब हो अच्छा हो, लेकिन आप फोकस रहो, अपनी मेहनत करते जाओ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अपने एक टारगेट सही तरह से प्लानिंग, मतलब जब आप प्लानिंग कर रहे हो ना तो आप पेशेंट रहो, प्लानिंग के टाइम पे आप थोड़ा पेशेंस रखो कि आपको कैसे प्लानिंग करनी है, बट जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, थोड़ा चीज़ें थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। मतलब कई लोग क्या करते हैं ना, प्लानिंग बहुत फास्ट बनाते हैं और जब काम कर रहे हैं तो स्लो हो जाते हैं, तो वो उल्टा करना पड़ेगा। हाँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लान, एक मतलब अच्छा प्लान प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन उसके बाद
यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू एग्जीक्यूट दैट प्लान. एग्जीक्यूशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है. कई लोग ना प्लानिंग में अपना बहुत टाइम लगा देते हैं, एग्जीक्यूशन में नहीं लगाते. और वो हर जगह है. मतलब एज अ स्टार्टअप भी मैं बोलूँ ना, प्लानिंग कम करनी चाहिए. प्लानिंग करा, एक अच्छी प्लानिंग करके छोड़ दिया, उसके बाद एग्जीक्यूट करो और फिर पैरेलली प्लान करते रहो. ओके सर. ओके सर का चैनल का लिंक का मतलब जो भी लिंक्स होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाओ फॉलो करो. सर अभी काफ़ी मतलब अभी कम लोग सर को जान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत लोग जानने लगेंगे, तो अभी फ़ायदा उठा लो. नहीं तो नहीं मैं तेरे लिए बोलता हूँ, काफ़ी अच्छा तू भी कर रहा है. मतलब तू भी जो लोगों को गाइडेंस दे रहा है, जिस तरह से बता रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये ऐसी चीज़ें होती है लोग नहीं बता रहे होते, कई मतलब कई ऑथेंटिक तरह से नहीं बता रहे होते. उन्हें काफ़ी चीज़ें लोगों को बताइए, शायद उससे काफ़ी लोगों को तो फायदा हुआ ही है. बहुत खतरनाक. सर वही हमारे टाइम पे भी उतना नहीं था. जैसे मैं जब कॉलेज में था तो हमें कुछ भी क्लियरली नहीं पता चलता था कि किस तरह से पढ़ना है या फिर क्या रिसोर्सेज है, कुछ भी नहीं पता चलता था. इसीलिए बहुत सारी चीज़ें गलत भी करी मैंने. बहुत सारे बेकार बुक्स पढ़े जो मैं कहीं और टाइम इन्वेस्ट कर सकता था अच्छे बुक्स पढ़ने में, वो सब मुझे नहीं पता था. तो बस वही ओवर टाइम हम लोग एजुकेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना. तो ओके, तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं. काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग सेशन था. और बाकी सर के बारे में जो भी जानना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. थैंक्स आकाश त्यागी सर, बहुत ही बड़ा मस्त काम किया आपने इस चैनल में. वो भी तुम्हारी तरफ से भी काफ़ी सही था. अच्छा था, मतलब अच्छा सेशन है. ऐसे हम और भी लोगों को मिलाएंगे, देखते हैं आगे कितना बनता है. सर दोबारा ज़रूर आएंगे इस पॉडकास्ट में. और कभी ना कभी, मतलब हो सकता है 10-12 पॉडकास्ट के बाद सर ज़रूर आएंगे. और सर का काफ़ी इंटरेस्ट स्पेस टेक्नोलॉजी में भी है, तो मेरा सेकंड पॉडकास्ट जो है स्पेस कास्ट करके, उसमें हम ज़रूर कभी रॉकेट साइंस के बारे में बात करेंगे. क्रायो इंजन काफ़ी मज़ा आने वाला है ना. तो ओके, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में. इसका ऑडियो वर्जन तुम्हें स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट और सब जगह मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. बाय बाय.